उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नवंबर 2011 का पेपर लेके आए। देखिए, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। और बाकी क्या कह रहा है, बच्चों में आत्मविश्वास विकास करेगा, नहीं अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। देखिए, चारों ही जो विकल्प हैं पॉजिटिव हैं, एक से बढ़कर एक, लेकिन सबसे बढ़िया कौन सा, तो सबसे बढ़िया ये वाला हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा बुनियादी। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा देना बुनियादी मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है क्योंकि इससे वे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जल्दी सीख जाते हैं। श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात किया जाए तो लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। श्यामपट्ट लेखन का सबसे महत्वपूर्ण घटक लेखन में स्पष्टता होती है, जिससे छात्र श्यामपट्ट पर लिखी गई विषय वस्तु को आसानी एवं सुगमतापूर्वक पढ़ सकते हैं। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? कारण जानने की चेष्टा करेंगे दोस्तों। ठीक है, सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा छात्र के कक्षा में देर से आने का कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में विद्यार्थी को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो सस्वर अधिगम के द्वारा। ठीक है, चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा नहीं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? सस्वर अधिगम द्वारा। स्वस्वर का अर्थ प्रवचन अनुवाद पठन, प्रवचन अनुवाद पठन। सस्वर का अर्थ प्रवचन अनुवाद पठन। अतः सस्वर अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है तथा ये उचित एवं महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यावसायिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, शिक्षा का मूल उद्देश्य जीवन जीने की कला सिखाना है, जिसमें विद्यार्थी व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार होता है। विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है अवांछित व्यवहार के कारण को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। ठीक है, अब सर्वप्रथम बालकों के अवांछित व्यवहार के कारणों को जानना आवश्यक है। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करें? वो उन्हें धन्यवाद दें, कुछ नहीं करेंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं दें। तो आप शुभकामना देकर मतलब वो तो दे ही रहे, तो आप उन्हें ऐसे नहीं करें, आप उन्हें धन्यवाद दें। क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। ठीक है, ये वाला अच्छा बनता है। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों द्वारा शिक्षक को बधाई देने पर शिक्षक को औपचारिक रूप से छात्रों को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि क्या होता है, यह एक व्यक्तिगत असफलता है। क्या है व्यक्तिगत असफलता? शिक्षक असफल हो गया, पाठ्य पुस्तक असफल हो गया, पद्धति असफल हो गई। तो यहाँ पर क्या, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि व्यक्तिगत असफलता है। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि व्यक्तिगत असफलता है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्न कथन दें। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उसके उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो यह एक व्यक्तिगत असफलता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कई जगह मैंने ये देखा है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो मतलब जो भी विद्यालय हैं, जो भी अध्यापक, सब वो लोग असफल हो गए जब ऐसे बताता है, लेकिन ये भी आंसर ठीक है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आज्ञाकारिता, उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता। तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आज्ञाकारिता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता मानव व्यवहार में सामाजिक प्रभाव का एक रूप है, जिसमें एक व्यक्ति स्पष्ट निर्देशों या किसी प्राधिकारी व्यक्ति के आदेशों का पालन करता है। एक बालक अपने माता पिता, शिक्षक तथा अपने से बड़े जनों की आज्ञा का पालन करता है। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है, और एक विद्यार्थी विशेष से अशब्द एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करें? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर दें। कोई जैसे आप पढ़ा रहे और किसी ने कुछ विद्यार्थी ने कोई अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका आंसर आप बाद में दें। ठीक है, कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विषय वस्तु से अशब्द प्रश्न पूछने पर अध्यापक द्वारा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना सर्वाधिक उचित हो, ताकि कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का क्या हो अवरोध ना हो। ठीक है, अब आगे कर देते हैं। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो क्या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैन है। ये वाला क्वेश्चन कठिन है काफ़ी, बच्चों को कुछ करने के बारे में कुछ चिंता की मिलती नहीं।
अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना नहीं, पुल प्रेरक समझने की कठिनाई नहीं, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, ये वाला आंसर सही। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था 9 से 12 वर्ष के प्रमुख लक्षण होता है और इस अवस्था का बालक औपचारिक शिक्षा द्वारा समाज और संस्कृति के कुछ सरल और प्राथमिक कौशल को सीखता है, जैसे संबंध निगमनात्मक तर्क करने की योग्यता होती है, आत्मानुशासन तथा सामाजिक अनुमोदन के नियम आदि का अधिगम करता है। तो ये वाला आंसर आपका डी ऑप्शन सही है। विद्यालय में विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है डी ऑप्शन समस्या के प्रति शिक्षकों के निर्दयी अभिव्यक्ति। जैसे कि हम विद्यालय गए, ठीक है, वहाँ से बच्चा घर से फिर भाग आया बिना बताए, तो ये क्या है, इससे क्या है, समस्या के प्रति शिक्षक की निर्दयी अभिव्यक्ति, इस वजह से डर के मारे बच्चा भाग आता है। विद्यार्थी द्वारा विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति के मुख्य कारण छात्रों की समस्या के प्रति शिक्षकों के असंवेदनशील रवैया, विद्यालय के वातावरण का अप्रजातांत्रिक स्वरूप, छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव, शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से न चलना, ये सब कारण हो सकते हैं। इसमें कहने का ये तात्पर्य कि विद्यार्थी की कोई गलती नहीं, सारी गलती आपकी स्कूल की। तो ऐसे क्वेश्चन आया तो इसमें ऐसे ऑप्शन आपको सही है। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए सी ऑप्शन समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, जैसे कि हमारे स्कूलों में पेड़ पौधे लगाना, मिट्टी खोद कर उसे लगाना, ये सब है ना। छात्रों को समय समय पर श्रम का अवसर देकर उनमें श्रम स्फूर्ति का विकास किया जा सकता है। इसलिए आजकल विद्यालय में NCC, NSS, NSCC तथा खेलकूद जैसे कोर्स विद्यालय के पाठ्यक्रम में लगाए गए दोस्तों, ठीक है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र, NCC की फुल फॉर्म नेशनल क्रेडिट फॉर, ठीक है। NSS का क्या है, कमेंट्स में बताएं, ठीक है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो डी ऑप्शन किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों को क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के लिए तो जरूरी है बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की क्या करेगा, सहायता करेगा। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वाधिक हैं के विकास का अर्थ है अंगीकरण। मानवीय मूल्य जो अंगीकरण प्रकृति में सार्वत्रिक, ऐसे क्वेश्चन बना देंगे। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है अंगीकरण किया हमने, ठीक है। तब ये होता है, देखिए इसको पूरा पढ़ते हैं। राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि मूल्य समाज द्वारा मानता प्राप्त इच्छाएं लक्ष्य जिनका अंतरीकरण सीखने या सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से और जो बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान तथा अभिलाषा बन जाती है, अर्थात मानवीय मूल्यों का पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकरण होता है, ठीक है। और इसी प्रकार उनका विकास भी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, बढ़ता है, वो होता है। अपने विद्यार्थी को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की उपयोग सरल हो जाएगा। तो अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक आवश्यक गुण निम्न है। बाल मनोविज्ञान की समझ, बच्चों के बुद्धि स्तर की समझ, बच्चों के अभिवृद्धि की समझ, बच्चों के समस्या के बारे में समझ। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? सक्रिय सदस्य बनते हैं तो किशोर अवस्था में, ठीक है। यहाँ पर आपका पूर्व किशोर अवस्था 9 से 12 वर्ष, पूर्व किशोर अवस्था 9 से 12 वर्ष के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। तो पूर्व किशोर अवस्था 9 से 12 वर्ष। मनोचित्रण का संदर्भ है मन के प्रकार का अन्वेषण, मन का चित्र खींचना। 9 यहाँ पर मन के प्रकार का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण कहलाता है। मनोचित्रण किसे कहेंगे? मन के प्रकार का अन्वेषण। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, व्यक्ति में अनुकरण होता हो, ये हो जाएगा शायद बी ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं अभी जस्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही था। अब देखिए प्रभावशाली होने का संकेत देखिए। प्रभावशाली उच्च बुद्धि होती है, प्रभावशाली में 130 से ऊपर, विचारों में सृजनात्मकता होती है, उत्सुकता, कौतूहल, ये भी अच्छा पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। अभिव्यक्ति में अनुतापन, ये सब। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल महिला ही समर्थ होती है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में महिलाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है तथा साथ ही इससे लैंगिक भेदभाव भी कम होगा। अब जैसे कि कभी कभी हम प्रश्न को जब पढ़ते हैं, ठीक है, और विकल्पों तो केवल शब्द आकर ही लोग इसको गलत मान लेते हैं, तो ध्यान से पूरे प्रश्न को पढ़ें तब आंसर दे। अब इसमें पूछा है बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि बालिकाएँ बालकों से अधिक बुद्धिमती होती, गलत। बालिकाएँ बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, ये। अब कुछ लोग यही मान लेंगे, ये भी गलत है। पर अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है,
किया जाता है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से दूषित किया जाता है, ये भी गलत है, लेकिन कुछ लोग यही मान लेते। लेकिन किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका ही सम्मत होती है, तो ये आपका आंसर ठीक है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, शिक्षण अधिगम वस्तुओं की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिव्यक्तिगत परिवर्तन को समन्वित शिक्षा की सफलता, तो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा। पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर ही समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थियों की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है निगाह, तो यहाँ पर कठोर परिश्रम का सुझाव देगी। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निदानात्मक शिक्षा। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थियों की समस्या का सबसे अच्छा उपचार निदानात्मक शिक्षण द्वारा किया जाता है, तथा साथ ही भविष्य का निर्धारण भी इसी दिशा में किया जाता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, डी ए ऑप्शन पुरस्कार देगा। एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है, सही मार्गदर्शन कराकर कक्षा में भाषण देकर उदाहरण। एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनके द्वारा किए गए उचित कार्यों के लिए उचित पुरस्कार देकर उन्हें प्रेरित कर सकता है। और कुछ ये जो प्रश्न है इसमें ना बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, ज़्यादातर सब लोग भी करके आएंगे सही मार्गदर्शन कराकर, लेकिन एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है, अनुप्रेरित शब्द आया तो यहाँ पर पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम ऑप्शन अभी ChatGPT से भी देख रहे हैं। आगे देखिए, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप, सी ऑप्शन, उसके अभिभावक से बात करें, ठीक है, ये होगा। अब थोड़ा सा इधर देखें, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानता, अनुभव केंद्रित नहीं। शिक्षण का जो सत्तावादी जो स्तर है वो शिक्षक केंद्रित होता है, ठीक है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है, जबकि शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर और छात्र केंद्रित होता है, ठीक है। सत्तावादी पूछे तो शिक्षक केंद्रित, और अगर प्रजातांत्रिक पूछे तो छात्र केंद्रित। छात्र का विकास होता है उपरोक्त सभी के द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा, वर्तमान व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो विभेदीकरण स्तर नहीं है, बाकी स्मृति, समझ, चिंतनशील ये सब है। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप डी ऑप्शन, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, ठीक है। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी होना चाहिए, ठीक है। कैसे होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए, ठीक है। 2013 का देख लेते हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक। तो यहाँ पर वैधता हो जाएगी। किसी भी मापक उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि वह उस गुण अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे मापक उपकरण को वैध उपकरण कहा जाता है और उसकी इसी विशेषता को वैध कहा जाता है जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय, ठीक है। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो अभिवृद्धि, क्या हो जाएगा? अभिवृद्धि। सन 1927 में थर्स्टन ने अभिवृद्धि मापने के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया, जो अभिवृद्धि मापने का पहला परिष्कृत मापक था। सन 1932 में लिकर्ट ने अभिवृद्धि मापने की योग निर्धारण विधि को विकसित किया। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका गठन है? तो यहाँ पर आपका रुचि हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक गोरोन ने सृजनशील बालकों की निम्न विशेषता बताई। देखिए, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, जटिल समस्याओं में रुचि, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मौलिकता से परिपूर्ण उत्सुकता सृजनशीलता का मापक एवं परीक्षण। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मितव्ययिता। सृजनात्मकता, मौलिकता, प्रभाव और उपयोगिता, ये तीनों होता है इसमें, ठीक है। बाकी मितव्ययिता गलत है। सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों का उत्पाद जैसे कि मौलिकता, प्रभाव, उपयोगिता एक अनिवार्य गुण है, ठीक है। गेग ने निम्न में से किससे संबंधित है? गेग ने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम के श्रेणीक्रम से, अधिगम के सिद्धांत से, अधिगम के मूल्यांकन से, अधिगम के प्रबंधन से। तो गेग ने किससे संबंधित हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा, अधिगम का श्रेणीक्रम से, ठीक है। गेग ने काफ़ी कठिन आया था 2013 में ये बाल विकास वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखिए, गेगने का संबंध अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से है। गेगने द्वारा लिखित, गेगने से आपको याद रखना है गिनती, क्या रखना है यार? गिनती। और गिनती हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट कर देंगे नहीं। अब ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, श्रेणी क्रम। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। गेगने द्वारा लिखित किताब द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग
गैंगने द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई? द कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया। सीखने के 8 प्रकार हैं, जिनमें सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध है। इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊपर समाधान तथा सबसे नीचे सांकेतिक, सबसे ऊपर समाधान और सबसे नीचे सांकेतिक। ठीक है, इस श्रृंखला की मुख्य विशेषता यह है सरल से जटिल होती है। सरल से क्या? जटिल की तरफ, सरल से जटिल की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले संकेत अधिगम, ठीक है, उसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, फिर श्रृंखला अधिगम, फिर शाब्दिक अधिगम, फिर बहुवेदन, प्रत्यय सिद्धांत और समस्या समाधान। ये सब अब देखेंगे बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या शब्द है। तो सी ऑप्शन देखो, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रम में संबंधित। बुद्धि लब्धि तथा कालानुक्रमिक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु बोलेंगे इसको। तो पारस्परिक वितरणक्रमिक रूप से संबंधित। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणा बुद्धि लब्धि मानसिक आयु, फिर बुद्धि लब्धि प्लस बट्टा कालक्रमिक आयु। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु की समानुपाती होती है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि के संबंध में शब्द तो ये याद रखना है कि कालाक्रमिक आयु से व्युत्क्रम में संबंधित। बस ऐसे याद रखना है, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक। यहाँ पर हम वैसे वास्तविक लिखते थे, क्या लिखते थे? वास्तविक लिखते थे, वास्तविक आयु। देखो 16 PF का प्रयोग किसके मापन के हेतु किया जाता है? 16 PF का, 16 PF 17 का 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 PF व्यक्तित्व से संबंधित है। 16 PF पर्सनल की फैक्टर, PF से आपको करना है पर्सनैलिटी किसमें? व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है ना, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो 16 PF का प्रयोग व्यक्तित्व मापने में किया जाता है। इस परीक्षण का नाम कैटन द्वारा किया जाता है। और किसने किया था? कैटन। इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। ये शील गुण देखो, ईमानदारी है, सत्यता है, अधिनायकवाद है, सत्य एवं हिंसा है, कर्तव्यनिष्ठता है, सहयोग है, परोपकार है, समय की पाबंदी है, व्यवहार कुशलता, सामाजिकता है, ठीक है, सामाजिकता है, स्वामिता है, आत्मविश्वास है, प्रभुत्व है, उत्साह है एवं गौरव। बुद्धि का तरल मौजक मॉडल किसने दिया था? कैटन होगा। तरल मौजक मॉडल कैटन होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया मैंने। बुद्धि का तरल मौजक मॉडल अर्थात तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल द्वारा। कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, क्रमशः तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर समस्याओं को हल करने के योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया, जबकि ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित ज्ञान के आधार पर परिकल्पित किया गया। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो आवश्यकता, अभिप्रेरणा के स्रोत है आवश्यकता। अभिप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य करने की आवश्यकता, प्रेरित होना। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तभी वह किसी कार्य के लिए प्रेरित होता है। आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया। आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम, आवश्यकता अब्राहम, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो आवश्यकता का जो सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया। मैस्लो भी लिख के आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते कहा जाता है, वो कहा जाता है सीखना। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं वो कहा जाता है सीखना। किम्बले के अनुसार पुनर्वलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाली अपेक्षाकृत स्थायी प्रगति का परिका निर्धारण है। कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो अनुभूति नहीं। ठीक है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, शायद आवश्यकता का सिद्धांत देखते हैं। बिल्कुल सही, मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यक स्तर को बताया है। पहला शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मानुभूति। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर को बताया है। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो ऑप्शन प्रजातांत्रिक नेतृत्व। एक प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय परिसर में प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली होना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, सी ऑप्शन देवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना ही केंद्र का बिंदु है। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बी ऑप्शन बौद्धिक खेल है। जो चेस और जो कार्ड खेलते हैं वो बौद्धिक खेल है। ठीक है, अभिव्यक्ति का संप्रत्यय है, अभिव्यक्ति का संप्रत्यय संज्ञान परक, क्रिया परक, संवेगात्मक, वो सभी हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि, डी ऑप्शन ए और बी। सीखने की क्षमता, अमुक चिंतन की योग्यता आ जाती है इसमें। ठीक है, फ्रीमैन ने बुद्धि को विश्लेषित करके इसको 3 रूपों में
परिभाषित किया। अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता, सीखने की योग्यता, समायोजन करने की योग्यता। प्रेरणा को वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे, बोध से। ठीक है, प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से है, अधिगम का सिद्धांत बोध से है। ठीक है, थांडाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। थांडाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। देखिए, व्यवहारवादी चिंतन थांडाई द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन द्वारा कल्पना के आधार पर। थांडाई के अनुसार व्यक्तित्व के तीन मुख्य प्रकार हैं। सबसे पहले सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व, स्थूल विचारक व्यक्तित्व। निम्न में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? बी ऑप्शन प्रतीककारी अवगुण भूलने का सिद्धांत, जिसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा अन्य वस्तुओं पर लागू करने में त्रुटि का नोट किया गया। मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय सी ऑप्शन संबंध के। मानसिक विकार के लक्षण देखो, तनाव, चिंता, भावना, सब भूल त्रुटि। संबंध मानसिक विकार का लक्षण नहीं है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहते हैं? तो किशोर अवस्था। स्टेनर हॉर्न के अनुसार किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की ग्रोथ अवस्था। पॉवलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन उत्तेजन किया था। ठीक है, सीखने के वक्र हैं, सीखने की प्रगति के सूचक है। सीखने के वक्र क्या है? सीखने की प्रगति के सूचक है। सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक होता है। सीखना कभी एक समान नहीं होता, कभी सीखने में अत्यधिक उन्नति होती है तो कभी मंदपन हो जाता है। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो व्यक्तिगत भूमिका। ठीक है, शिक्षक को छात्रों के व्यक्तिगत भूमिका की जानकारी अति आवश्यक है। व्यक्तिगत भूमिका का कारण छात्रों में बुद्धि स्तर, समझ का स्तर विभिन्न होता है। इस जानकारी के आधार पर शिक्षक अपना अधिगम कार्य अच्छी तरह से चला सकता है तथा अधिगम कार्य सफल होता है। अब देखें 17 फुट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। समूह में जो परिवर्तन होते हैं उनको गतिशीलता कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है डिओसन सृजनशीलतावाद। ठीक है, अब देखें निम्न में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो मिश्रित विधि और विचार साचर विधि, ये स्मरण करने की विधि। मिश्रित विधि एवं विचार साचर विधि दोनों स्मरण की मुख्य विधियाँ हैं। मिश्रित विधि में पहले पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक पढ़ा जाता है, फिर उसे खंडों में बांट कर उनको याद किया जाता है। अतः पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक पढ़ना हमारा मिश्रित वाला आ जाएगा। विचार साचर विधि, इस विधि में स्मरण की जाने वाली बातों को ज्ञात बातों से संबंध स्थापित कर लिया जाता है। ठीक है, तो स्मरण करने की कौन सी विधि है? दो, मिश्रित विधि और विचार साचर विधि। 2014 का आ गया। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सी ऑप्शन, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं पर शोधन। गलत। अब ये आपका नहीं पूछा तो ये वाला सही हो जाएगा, बाकी ये देखेंगे। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण बिल्कुल सही। विकास प्राणी और उसके परिवार की अंतक्रिया, ये भी ठीक है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में संचालित होना वंशानुक्रम बिल्कुल सही। साक्षर के नियम डी ऑप्शन सभी। समानता का नियम, बेसमें का नियम, समीपता का नियम, ये सब साक्षर के नियम। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहता है? सीखना। ठीक है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना। आप अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? नर्सिज्म की प्रवृत्ति। मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड ने यूनानी पौराणिक कथाओं के आधार पर स्वयं प्रेम की भावना के लिए नर्सिप अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया। पौराणिक कथा में नर्सिप्स नामक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया। इस तरह की भावना शिशु में उच्च स्तर की होती है। ठीक है, तो इसको नर्सिज्म बोलते हैं, जो खुद को सेल्फ लव बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना क्या हो जाता है? सी ऑप्शन, वातावरण। ठीक है, तो मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। अब देखिए, पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है केंद्रवर्ती क्रमांक का मान। केंद्रवर्ती क्रमांक का मान। पूरे आवर्ती विवरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती क्रमांक का मान कहते हैं, जिसमें माध्य, माध्य का बहुलक आदि शामिल होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है? तो विरोधी की वजह से सफल होते हैं। वे चुनौतियाँ कार्य पसंद करते हैं, वे कार्य के समाधान अनुभव करते हैं, वे कठिनाई कार्य में कुछ असर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ये वाला आंसर है। यदि किसी बालक द्वारा स्वयं कार्य करने का प्रयत्न किया जाता है तो वह बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेत होता है। इस तरह के बालक में प्राय चुनौतियाँ कार्य करने, कार्य समय आने में खाने, ये सब इसका रहता है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपांत अध्ययन करना चाहिए। ये किसने कहा है? रूसो ने कहा।
बालक को क्या बता दी, पुस्तक बता दी, और उस पुस्तक को शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, ये बात कही है रूसो ने। ठीक है, तो बालक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, ये बात रूसो ने कहा है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है तो किसका है, बालक का है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, बालक का है। ठीक है, अब देखिए चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी थी, रोज ने दी थी। चिंतन मानसिक क्रिया का क्या है, ज्ञानात्मक पहलू। कल्पना के विकास के लिए उपयुक्त सभी क्रिया ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुननी चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, और समाजीकरण भी होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो कल्पना के विकास के लिए सब होना चाहिए उसमें। कुछ रह गए थे, देखिए सामान्य से विशेष की तरह की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी बनती। सामान्य से हम विशेष की तरफ जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, निगमनात्मक। सामान्य से विशेष की तरफ, ठीक है, निगमनात्मक तरह के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है और नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। नवीन समस्या को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त है। बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। ठीक है, बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है कि सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्य में आनंद, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, रुचियों में परिवर्तन। किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, डी ऑप्शन क्वेश्चन। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्याएं, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, ये सब। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है, 140 के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य। 140 से अधिक प्रतिभाशाली होता था इसमें। अब देखते हैं टर्मन ने 1916 में बुद्धि की साड़ी प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो यहाँ पर 130 से अधिक प्रतिभाशाली होना चाहिए। डी ऑप्शन सही है, प्रतिभाशाली होना चाहिए। ठीक है, 130 से अधिक प्रतिभाशाली, 121 से 130 प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 मध्य बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि, 71 से कम जड़ बुद्धि, सबसे यही वाला जड़ बुद्धि। ठीक है, अब सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, इसने कहा है क्रोध एवं क्रोध। प्रयास और भूल सिद्धांत प्रतिपादक हैं थांडाइक। सीखने के कठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, सी ऑप्शन से दंडित नहीं करना चाहिए। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में कम से मंद होती है उसे क्या कहते हैं, उसको हम उत्तरोत्तर वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर। पहले तीव्र होता है उसके बाद मंद होता है, उसको हम उत्तरोत्तर वर्ग कहते हैं। दैत्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, दैत्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता समयगाटन दशा में समान और एक जैसे नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य के विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, सी ऑप्शन, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, समायोजन का निराकरण करना। निम्नलिखित 60 छात्रों के अंक इस प्रकार है। ये थोड़ा सा गणित का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको बताते हैं। रुचि का संबंध है तो अवधान से, रुचि का संबंध है योग्यता अवधान, यहाँ पर डी ऑप्शन आता है। मनोवैज्ञानिक प्रो एवं प्रो के अनुसार रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान के लिए प्रेरित है। इस प्रकार रुचि का अवधान से सीधा घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं, तो फिर सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो सीखने का स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण। अनुमोदन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तेजन। पावलोव द्वारा अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, उसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना होता है। यही उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंत में यह व्यवहार कारण बन जाता है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग, किसने कहा था, बुडवर्थ ने। सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग। ठीक है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग। निम्न में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है, ये ऑप्शन उद्दीपन की स्थिति। उद्दीपन की स्थिति ध्यान आकर्षित करने की बाह्य दशा है। ऐसी आंतरिक दशाएं जो उद्दीपन में बाह्य दशा है। ठीक है, संवेग की उत्पत्ति दो होती है, तो मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, देखिए मूल प्रवृत्ति संवेग, भागना, भय, युद्ध प्रियता, क्रोध होना चाहिए, शिशु रक्षा, वात्सल्य, आयुर्वेड़ा के लिए अक्सर दौड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है, आवश्यकता। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक क्या करता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थी के प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक को निम्न कार्य करना चाहिए। शिक्षक विधि सरल से जटिल की ओर, सरल से हम जटिल, ठीक है, सरल करेंगे। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। विद्यार्थी को निर्मित प्रत्यय अंतरण का अवसर देना चाहिए। सौहार्दपूर्ण एवं लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। शिक्षक को समायोजन की भावना का विकास करना चाहिए। समायोजन की भावना, ये हमारे 13, 14, 15 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हुए।